मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, जो मैकेनिक्स एंड ओसिलेशन का जो पेपर होगा फिजिक्स का, इस पीडीएफ में बीए लिख रखा है, लेकिन भाई बीएससी का पेपर है मैकेनिक्स एंड ओसिलेशन का, जो फिजिक्स का फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर होगा उससे संबंधित कंप्लीट वन शॉट क्लास करवाने वाला हूँ। इसके अंदर आपको लगभग जो यूनिट है उसके रिवीजन देखने को मिलेंगे, पर क्वेश्चंस के नोट्स कहाँ पर मिलेंगे। नोट्स को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो भाई आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने को 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं 10 तारीख से पहले पहले। तो करो भाई 25,000 सब्सक्राइबर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। किसका? टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। आप टेलीग्राम के दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे, आप हमारे इस प्रकार की टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। और पहुंचने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, बस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और ऊपर की तरफ जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा हो यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, आप यहाँ पर अपने जो फाइल वाला सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है? फाइल वाला सेक्शन है। इस फाइल वाले सेक्शन पे आपको पहुँच जाना है। यहाँ पर पहुँचने के बाद में सिंपल आपको कुछ नहीं करना, सिंपल की सिंपल आपको सर्च वाले ऑप्शन की तरफ क्लिक करना है यहाँ पर, और क्लिक करने के बाद में फिजिक्स सर्च करना है। जैसे फिजिक्स सर्च करोगे, यहाँ पर फिजिक्स बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ पड़ी हुई है, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर सभी की पीडीएफ पड़ी हुई है। जाकर आप यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको सामने यहाँ पर पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप और इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सब के क्वेश्चन मैंने बाकायदा करवा रखे हैं। साथ के साथ अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो आपके सामने, जो किसका? फिजिक्स का, मैकेनिक्स एंड ओसिलेशन का, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको अपने यूट्यूब चैनल पे आ जाना और सर्च करना है मैकेनिक्स एंड ओसिलेशन बाय यूनिवर्सिटी चैंपियन। आपके सामने इस प्रकार की पूरी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे मैंने इसमें करवा रखे हैं। जाओ और जाकर आपके सामने पढ़ सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए अब शुरू करते हैं अपन क्लास को। मैंने सारी चीज़ें भाई आपको बता दी, कहाँ पर नोट्स मिलेंगे, वीडियो क्लासेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली कहाँ पर मिलेंगी, सब कुछ आपको पता चल गया है। बस आप सिंपल पढ़ना आपको। पहला प्रश्न है, जड़त्व व अजड़त्व संदर्भ तंत्र की व्याख्या कीजिए। गैलीलियन के रूपांतरण व अपरिवर्तनीयता के बारे में आपको बताना है। इनर्शिया और नॉन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। गैलीलियन का जो नियम उसके बारे में बताना है, और इनवेरियंस के बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। सबसे पहले अगर अपन जानने का प्रयास करें कि जड़त्वीय तंत्र, इनर्शिया फ्रेम क्या होता है, क्या इनर्शिया फ्रेम क्या होता है, इसके बारे में अगर अपन जाने तो ये क्या होता है? यह वह तंत्र होता है जिसमें न्यूटन का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम पूरी तरीके से लागू होता है। देखो, इनर्शिया फ्रेम, कोई भी वो सिस्टम, कोई भी वो आपके सामने तंत्र या कोई भी वो प्रक्रिया, भौतिक रूप से वो प्रक्रिया, फिजिकल कोई भी एक्शन जिसके अंदर न्यूटन के नियम, किसके नियम? न्यूटन के जो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन या न्यूटन के जितने भी नियम हैं जो अच्छे से लगते हैं, उसी को क्या कहा जाता है भाई? आपके सामने जड़त्वीय तंत्र के नाम से जाना जाता है, इनर्शियल फ्रेम के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? इनर्शियल फ्रेम के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? अब सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि ये होता क्या है, न्यूटन का प्रथम नियम कैसे लगता है, उदाहरण क्या होता है, सारी चीज़ों को अच्छे से समझाऊंगा आपको कहाँ कहाँ पर ये लागू होता है। जैसे कि आप कोई भी बस के अंदर बैठे हैं ना, अभी आप पेपर देने के लिए बस में आए होंगे, पेपर देने जाओगे तो बस में जाओगे। जैसे बस आपके सामने चालू होती है तो आपका क्या होता है? आप आगे की तरफ जाते हो ना, और बस रुकती है तब आप पीछे की तरफ जाते हो। ऐसा होता है। बस घूमती है ना, बस घूमती है तो आप कोने की तरफ जाते हो। तो ये आपके सामने ऐसी जो घटनाएं होती हैं जिसके अंदर आप क्या थे? न्यूटन का प्रथम नियम लगा, बस रुकी तो पीछे की तरफ गए, बस आपके सामने चली तब आगे की तरफ लगे। तो ये क्या था? न्यूटन का प्रथम नियम था। और जिन जिन भौतिक क्रियाओं पर आपके सामने न्यूटन का प्रथम नियम लगता है, लागू होता है, उसी को क्या कहा जाता है? इनर्शियल फ्रेम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इनर्शियल फ्रेम के नाम से जाना जाता है। यदि किसी वस्तु पर न कोई भारी बल न लगे तो वह पर स्थिर रहती है। जैसे कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? अगर कोई आपके सामने, आपने क्या था, आपके पास एक गेंद थी, है ना, गेंद क्या कर रखी थी, आपके सामने गेंद रखी हुई थी, तो वो गेंद को आपने क्या किया? सिंपल आपके सामने कोई भी सरफेस पर रख दिया, तो वो क्या लुढ़कर, अगर ढलान वाली जगह नहीं है तो लुढ़कर नहीं जाएगी, एकदम सिंपल सतह पर नहीं जाएगी ना। लेकिन जैसे आप उसको ऐसे मारोगे, ऐसे टच किया आपने, ऐसे उस पर मारा, तो क्या होगा? वो आगे की तरफ गई। क्यों गई? क्योंकि आपने उस पर बल लगाया, और जब तक बल नहीं लग रहा था तब तक वो जमीन पर स्थिर पड़ी हुई थी। और कोई भी वस्तु है, जब आपके सामने, अगर आपके सामने फ्रिक्शन जीरो हो, घर्षण बल जीरो हो, तो आपके सामने कोई वस्तु जिस वेग से चल रही है ना, उस वेग से तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर जब तक कोई वस्तु वो आपके सामने किसी वेग से चल रही है, तो उसी वेग से चलती रहेगी जब तक आप उस पर कोई बल नहीं लगाओगे। यही होता है न्यूटन का नियम। भाई कोई स्थिर वस्तु पड़ी हुई है अगर, तब तक आप
अगर आप उस पर भारी बल नहीं लगाओगे तब तक वो आपके सामने क्या नहीं होगी, मोशन में नहीं आएगी। और कोई अगर ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में नहीं रहेगी जब तक आप उस पर और कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हो। समझ में आ गया? जैसे कि आप बस रुकी हुई थी, आप उस पर चढ़ गए, है ना, आप क्या थे, रेस्ट में थे, आपके शरीर में कोई मोमेंट नहीं था, बस चली तो क्या हुआ, आपके सामने आप पर बल लगा और आप क्या गए, आपके सामने आगे की तरफ आए। और जब आप क्या हुए, आप बस चल रही थी तो उसके साथ आप भी चल रहे थे भाई आपके सामने, है ना, मोशन में थे, बस रुक गई तो आप पर बल लगा, पीछे की तरफ चले गए। तो ये क्या होता है, इनर्शिया फ्रेम के नाम से जाना जाता है। अगले वाला होता है नॉन इनर्शिया फ्रेम। क्या होता है नॉन इनर्शिया फ्रेम? क्या होता है, यह वह तंत्र होता है जो किसी जड़त्वीय तंत्र के सापेक्ष में एक्सीलरेटेड होता है। मतलब सीधी सीधी बात बताऊं, ऐसे आपके सामने तंत्र, ऐसे भौतिक तंत्र, ऐसे भौतिक नियम जहां पर आपके सामने क्या हो जाता है, न्यूटन के फर्स्ट नियम नहीं लगता है। क्या हो गया, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है, वो आपके सामने नहीं लगता है। उसी को क्या कहा जाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के नाम से नहीं के नाम से जाना जाता है। आपके सामने जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी इसमें क्या होगा, कोई भी वस्तु है ना, कोई भी वस्तु है रेस्ट में है तो भी उस पर क्या होगा, आपके सामने एक प्रकार का बल लगता हुआ महसूस होगा। जैसे कि आप कोई भी झूले में झूल रहे हो, क्या हो रहे हो, कोई भी आपके सामने गोल गोल झूला है, आप उसमें झूल रहे हो तो क्या होगा, आपको लगेगा कि आप साइड की तरफ जाने वाले हो, या ऐसे नहीं समझ में आई तो आप बस में बैठे हो और बस में क्या ऐसे घूम रही है, ऐसे बस ऐसे घूमती है ना, तो आप क्या होगे, आप इधर की साइड आपका है ना, आप उसके बस की जो साइड वाली सीट है ना उसकी तरफ चले जाओगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप पर क्या होता है भाई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो लगता है। और ये ऐसे बल वास्तविक फोर्स नहीं होते हैं, वास्तविक बल नहीं होते, छंदम बल होते हैं जिनको सूडो फोर्स के नाम से जाना जाता है। मतलब जड़त्वीय तंत्र वही होता है जिस पे न्यूटन के नियम सीधे तौर पे लागू नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, न्यूटन के जो नियम होते हैं वो सीधे तौर पे नहीं लागू होते हैं। और आपके सामने क्या होता है, कोई भी वस्तु है जो जड़त्वीय तंत्र के सापेक्ष एक्सीलरेटेड होती है, मतलब कोई भी बॉडी है उसके सापेक्ष आपका भी मोशन बनने लग जाए, उसी को नॉन इनर्शियल फ्रेम के नाम से जाना जाता है। जैसे बस घूम रही थी तो आपका शरीर भी उसी के साथ घूम गया। समझ में आ गया? आप भी जड़त्वीय तंत्र के साथ क्या हो गए, सापेक्ष आपका भी एक्सीलरेशन होने लग गया। क्यों हुआ, आप पर तो किसी चीज का बल नहीं लगाएगा। कौन सा बल था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सूडो फोर्स लगता है। इस प्रकार के नियमों में कभी भी न्यूटन का प्रथम नियम नहीं लगता है। इसी को क्या कहा जाता है, जड़त्वीय तंत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे कि घूर्णन करती हुई पृथ्वी या मुड़ती हुई कार, ये इसके उदाहरण होते हैं, अच्छे से समझ लेना। चलिए गैलीलियो रूपांतरण की बात करें। माना कि दो तंत्र एस या एस डैश हैं जो किससे घूम रहे हैं, स्थिर वेग से, स्थिर वेग v से घूम रहे हैं, एक्स एक्सिस दिशा में चल रहे हैं, तो उनका क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, 0 होता है। तो इस प्रकार से डेरिवेशन बनती है। क्या बनती है, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस का वीटी। इसमें क्या होता है, आपका जो नया तंत्र है उसके पहले वाले तंत्र में से आपको क्या, वेलोसिटी और टाइम को घटा दिया जाता है। जब टाइम को 0 मान लिया जाता है, क्यों, एक्स वन डायरेक्शन में आप मोशन कर रहे थे सीधे की तरफ, तो एक्स एक्सिस था, बाकी में वाई और जेड एक्सिस में क्या हुआ, टाइम 0 हो गया, तो वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड के इक्वल बनता है। अगले वाला होता है अपरिवर्तनीयता। क्या होती है अपरिवर्तनीयता, न्यूटन का द्वितीय नियम F इज इक्वल टू एम में एम ए के अंदर अपरिवर्तनीयता का नियम लागू होता है। देखो मैं बताऊं, इनवेरियंस क्या होता है, ये वो नियम होते हैं आपके सामने, कुछ भौतिक विज्ञान के वो नियम जो आप कहीं पर भी चले जाओ समान रूप से लागू होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, अपरिवर्तनीयता के नाम से जाना जाता है। जैसे न्यूटन का द्वितीय नियम F इज इक्वल टू एम ए, समझ में आ गया। तो फोर्स है ना आपके सामने कोई भी बल होता ना, वो आपके सामने चाहे मास और एक्सीलरेशन पर डिपेंड करता है, वो हमेशा आपके सामने क्या रहेगा, समान रहेगा, इसलिए आपके सामने नियम सेम रहता है। जैसे कि मैं आपके सामने एक उदाहरण के तरीके से बताऊं, अगर कोई भी एक बॉडी है, समझ में आ गया, जब आप कोई भी बस में हो, है ना, बस में आपने गेंद को क्या किया, ऊपर की तरफ उछाला आपके सामने, तो भी वो बल क्या हो गया, आपके सामने गेंद आपकी गोदी में ही आपके हाथों में आकर गिरती है, वो नियम आपके सामने इसके अंदर लागता है। तो ये बल का जो नियम होता है, द्वितीय नियम होता है, वो आपके सामने क्या रहता है, त्वरण जो है वो दोनों तंत्रों में समान रहता है, चाहे आपके सामने जो पहले वाला तंत्र था चाहे दूसरे वाला तंत्र, दोनों में समान रहता है, इसीलिए क्या है, बल है वो इक्वल अमाउंट में लगता है।
अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। छंदम बल व कोरिसिस बल से पृथ्वी पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न है सूडो फोर्स। जब कोई सूडो फोर्स, नाम में जहां पर छंदम आ जाए, छंद आ जाए या सूडो आ जाए, सूडो का अर्थ होता है नकली, सूडो का अर्थ क्या होता है भाई? आपके सामने असली नहीं होता बल्कि नकली के रूप से जाना जाता है। तो ये कोई वास्तविक बल नहीं होते हैं जो वस्तुओं के बीच में आपसी क्रिया से पैदा हो। ये जड़त्वीय तंत्र के संदर्भ तंत्र में सापेक्ष से महसूस होते हैं। देखो मैं बताऊं क्या होता है, ये कोई रियल फोर्स नहीं होते हैं। क्या हो गया? ये कोई रियल फोर्स नहीं होते। जैसे आपने क्या किया, कोई भी गेंद पर धक्का मारा है ना, तो गेंद को जब आपने फेंका है, धक्का मारा, तो आपने एक्शन किया है, कोई ना कोई क्रिया की, तब उस बल पे, तब उस गेंद पर क्या हुआ है? बल लगा है और उस बल की मदद से वो मोशन कर रही है, घूम रही है या वेग के आगे की तरफ जा रही है ना। लेकिन आप क्या कर रहे हो? कार के अंदर बैठे हुए हो और कार ने गोलाई से घूमना शुरू किया। कार ने क्या किया? गोलाई से घूमना शुरू किया, तो भी आपके सामने आपको वो बल क्यों महसूस हुआ? तो भी आपको, आप कोने की तरफ क्यों चले गए? जब भी आप बस में उतरते हो, है ना, जब भी आप बस ऐसे चल रही होती है, आप उतरते हो, तो आप खुद इस तरीके से इधर की साइड में क्यों जाते हो? क्यों जाते हो? क्योंकि आप, ये जो आपका जो एक्सीलरेशन है, जो आपको जो बल और आपका जो त्वरण महसूस हुआ, वो क्यों महसूस हुआ? क्योंकि आपका जड़त्वीय तंत्र के साथ क्या था? रिलेशन था। आप उनके सापेक्ष में जो बल है वो महसूस करते हो। समझ में आ गया? कोई भी दो वस्तुओं के बीच में क्रिया से पैदा नहीं होता है, बल्कि जो जड़त्वीय तंत्र होता है उसके सापेक्ष में ये आपको महसूस होता है। इसका परिणाम F इजिकल टू माइनस एम ए देखने को मिलता है। ए यहाँ पर क्या होता है? त्वरण होता है। F इजिकल टू एम ए होता है, यहाँ पर एक्सीलरेशन त्वरण होता है, आपको पता है। तो अब एक बल लगता है कोरिलेसिस बल। देखो आपको पता है पृथ्वी भी गोल गोल घूमती है। अब जो भी वस्तु गोल गोल घूमती है ना आपके सामने, कोई भी सर्कुलर मोशन जो भी बॉडी करेगी, है ना, तो उसके अंदर क्या होता है? आपके सामने एक खास प्रकार का बल लगता है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो पृथ्वी पर उस बल को कोरिलेसिस बल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कोरिलेसिस बल के नाम से जाता है। जब पृथ्वी घूमती है तो भाई आपके सामने हम उसको महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत लंबी दूरी पे जो चलने वाली चीजें होती हैं, जैसे हवा, पानी है, जो आपके सामने उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक के अपनी क्या करती हैं? अपना जो दूरी तय करती हैं, तो कोरिलेसिस बल उन पर लगता है। समझ में आ गया? यह एक विशेष प्रकार का छंदम बल है जो घूर्णन करने वाले तंत्र जैसे पृथ्वी व गतिशील वस्तुओं पर लगता है। क्या होता है? ये एक प्रकार का, ये भी एक छंद बल है। कैसा बल है? छंद बल है, जो कोई भी चीज घूर्णन करती है। क्या करती है? कोई भी वस्तु जब घूर्णन करती है तो उस पर लगता है। कोई भी बॉडी जब आपके सामने रोटेशन करती है, घूर्णन करने वाले तंत्र पे आपके सामने लगता है। जैसे अर्थ, पृथ्वी होती है, उस पर यह आपके सामने ये बल लगता है। क्यों लगता है? देखो, जो नॉर्थ पोल होता है उसमें राइट की तरफ जाता है। राइट की तरफ किधर? इधर किसी तरफ चीजें घूम जाएंगी, है ना। ये पृथ्वी है। जैसे कि आपके सामने क्या होता है? ये पृथ्वी है पूरी पूरी। यह आपके सामने क्या? भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा मतलब आपके सामने जो सबसे पहले इसमें क्या होता है? ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। समझ में आ गया आपके सामने? तो कोई भी हवा है, हवाएं हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ बहती हैं, तो क्या होता है? आपके सामने ऐसे आ रही हैं, तो जैसे ऐसे आएंगे तो कोरिलेसिस बल के कारण क्या हो जाती है? आपके सामने इधर की साइड, राइट डायरेक्शन में वो मुड़ जाती हैं। वो मध्य रेखा होती है आपके सामने, जो उस पर क्या होता है? जीरो होता है। कोरिलेसिस बल कितना होता है भाई? जीरो होता है, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल का आपके सामने क्या होता है? बल है, वो इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। और कोरिलेसिस बल जब साउथ डायरेक्शन से चलता है तब वो किधर मोड़ देता है? उनको, उन हवाओं को लेफ्ट साइड में मोड़ देता है। समझ में आ गया? अब लेफ्ट साइड में आपको हवाओं को मोड़ देता है। तो ये कोरिलेसिस बल काम करता है। भारत में जो मानसून है वो भी इस कोरिलेसिस बल की बहुत ज्यादा योगदान देखने को मिलता है। अब इसका फॉर्मूले की बात करें, F इजिकल टू माइनस 2m ओमेगा इंटू वी आपके सामने देखने को मिलता है। समझ में आ गया? एम मास होता है, वी जो कोणीय जो वेग होता है वो देखने को मिलता है। यह इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले को एक बार फिर से देखें तो F इजिकल टू कोरिलेसिस फोर्स 2m ओमेगा इंटू वी। एम क्या होता है? मास होता है। समझ में आ गया? द्रव्यमान। एम क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी होती है, और वी होती है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट के नाम से। समझ में आ गया? फिर से देख लेना, 2m ओमेगा इंटू वी के नाम से इसको जाना जाता है। यह वस्तु के वेग
और तंत्र के कोणीय गति दोनों पर निर्भर करता है। किस चीज़ पर निर्भर करता है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, जो कोई भी वस्तु है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है और आपके सामने एंगुलर वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। अब मैं आपको समझाऊं एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। जब आपकी पृथ्वी घूम रही है ना, या कोई वस्तु घूम रही है, उसके घूर्णन पर भी डिपेंड करता है, और जो वस्तु है ऑब्जेक्ट है क्या वो भी मोशन कर रही है तो उसके मोशन पर भी डिपेंड करता है। कोलिसिस फोर्स दोनों पर डिपेंड करता है, कोई वस्तु घूम रही है उसके मोशन पर भी, और जो आपके सामने जो पृथ्वी वगैरह घूम रही होती है उस पर भी। पृथ्वी पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है? पृथ्वी एक घूर्णन अक्ष पर घूम रही है, मतलब पृथ्वी अपने क्या है एक एंगुलर मोशन है वो कर रही होती है। अंततः ये एक आपके सामने अजड़त्वीय तंत्र है। तो मैंने पहले वाले प्रश्न में बताया था अजड़त्वीय तंत्र वही होते हैं जिन पर न्यूटन का आपके सामने फर्स्ट लॉ नहीं लगता है ना। और खास करके जो आपके सामने सर्कुलर मोशन करती हैं, ऐसी चीजें जो सर्कुलर मोशन करती हैं वो लगभग आपके सामने नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखने को मिलती हैं। इसीलिए इन पर कोरिलेसिस बल लगता है। और कहाँ कहाँ पर लगता है? पहले वाला होता है हवाओं का विक्षेपण। उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली हवाएं दाहिनी और दक्षिणी ध्रुव में घूमने वाली जो आपके सामने हवाएं हैं वो बाई तरफ मुड़ जाती हैं, इस कारण चक्रवात बनते हैं। क्या होते हैं? जो नॉर्थ पोल से चल रही हैं, जो नॉर्थ पोल से आपके सामने जो हवाएं चलती हैं वो राइट डायरेक्शन में चली जाती हैं, और जो साउथ पोल से चलती हैं, कौन से पोल से? जो साउथ पोल से चलती हैं वो आपके सामने कहाँ पर चली जाती हैं? लेफ्ट साइड में मुड़ जाती हैं। तो यही देखने को मिलता है, नॉर्थ पोल वाली राइट में और साउथ पोल वाली लेफ्ट साइड में। इस वजह से क्या होता है, जब दोनों का मिश्रण हो जाता है तो आपके सामने क्या है, इस प्रकार का जो चक्रवात देखने को मिलता है। नदियों का कटाव, जब बल नदियों के एक किनारे से दूसरे किनारे में अधिक काटने लगता है तो इसके पीछे जिम्मेदार होता है। जैसे देखो ऐसे नदियों का एक घुमाव है। अब नदी पर क्या, नदी तो सीधा जाएगी तो इधर की साइड आपके सामने ये कटेगा नहीं, ये वाला क्षेत्र ज़्यादा कटने लग जाएगा। तो देखो क्या होता है, मैं आपको बताऊं, जैसे ऐसे वाला समझ लो, नदी आई, नदी ने क्या क्या सीधी सीधी आएगी तो ऐसी गोलाई में घूमना उसको, तो यहाँ पर काटती जाएगी और ये आपके सामने और ज़्यादा गहराई है वो देखने को मिलती है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से नदियों का जो किनारे हैं वो भी आपके सामने उसी का कटाव भी इस वजह से देखने को मिलता है। लंबी दूरी वाली मिसाइलों और विमानों के मार्ग का निर्धारण करने पर भी इस विक्षेपण बल का ध्यान में रखा जाता है कि जब भी कोई भी चीज़ सर्कुलर, क्यों मिसाइल भी जाती है तो ऐसी जाती हैं, तो उस समय कोरिलेसिस बल किस तरीके से काम करेगा उन सब चीज़ों को भी अच्छे से ध्यान में रखा जाता है। तो ये तीनों उदाहरण अच्छे से याद कर लेना, हवाओं का विक्षेपण, नदियों का कटाव और लंबी व आपके सामने दूरी की जो मिसाइल होती हैं उनमें कोरिलेसिस बल लगता है, आपके सामने उनका ध्यान में रखा जाता है। अगले वाला प्रश्न है द्रव्यमान केंद्र और आपके सामने दृढ़ पिंड गति क्या होती है? कोणीय वेग और उसके संरक्षण की व्याख्या कीजिए। पहला प्रश्न है एंगुलर मोमेंटम, किसी प्रकार की रेखीय गति में संवेग P = mv होता है। मतलब आपके सामने एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। क्या? एंगुलर मोमेंटम = मास इंटू वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। उसी प्रकार से लीनियर, एंगुलर नहीं है भाई, सॉरी मैंने लीनियर बता दिया आपको। जो मोमेंटम होता है, क्या होता है, मोमेंटम होता है वो, इसको P से डिनोट किया गया है, वो मास इंटू वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। उसी प्रकार से आपके सामने उसी प्रकार से घूर्णन गति, जब कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन करती है तो वहाँ पर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। जब चीज़ें लीनियर मोमेंटम करती हैं तो उसको भाई आपके सामने मोमेंटम के नाम से जाना जाता है, उसका फॉर्मूला mv, मास इंटू वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है। जब चीज़ें सर्कुलर मोशन करती हैं तो उसको किसके नाम से जाना जाता है, एंगुलर मोमेंटम के नाम से। किसके नाम से? एंगुलर मोमेंटम के नाम से जाना जाता है। अब आपके सामने इनके अगर फॉर्मूलों की बात करें, किसका, आपके सामने जो घूर्णन संवेग होता है एंगुलर मोमेंटम का, अगर आपके सामने फॉर्मूले की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम के दो फॉर्मूले देखने को मिलते हैं, L = R/P। अच्छे से देख लेना, रुको मैं एक बार थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से फॉर्मूला समझा सकूं। क्या होता है आपके सामने, पहला फॉर्मूला होता है L = R/P। L क्या होता है आपके सामने, L देखने को मिलता है एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, जो कोणीय संवेग के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? R क्या होती है आपके सामने, रेडियस। क्यों, कोई भी चीज आपके सामने क्या कैसे घूम रही है, सर्कुलर घूम रही है, तो R क्या है, त्रिज्या या रेडियस होती है। L कोणीय संवेग होता है और P क्या होता है आपके सामने, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग के नाम से जाना जाता है। तो पहला फॉर्मूला होता है L = R/P। R L मतलब एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, R रेडियस त्रिज्या, P क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग होता है। अब आपको पता है, जैसे कि मैंने पहले फॉर्मूला बताया था, P = m × v, मतलब रेखीय संवेग किसके इक्वल होता है, मास इंटू वेलोसिटी।
द्रव्यमान इंटू वेग के इक्वल होता है। तो अगर इसके फॉर्मूले को बनाएं, L इजिकल टू आर, पी की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, P इजिकल टू एम वी होता है, P इजिकल टू एम इंटू वी भी देख सकते हैं। तो इसको अगर और डिफाइन करें, जहां पर एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम का, रेखीय संवेग और कोणीय संवेग का जब आपके सामने क्या होता है इक्विवेलेंट पुट करते हैं, तो क्या देखने को मिलता है, आर इजिकल टू रेडियस किस किस चीज पर डिपेंड करता है, आर इजिकल टू रेडियस पर, एम इजिकल टू मास पर, और वी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। समझ में आ गई। जब कोई भी चीज़ लीनियर मोशन करती है, जब आपको फॉर्मूला है किस किस में जो रिलेशन दिखाना हो, लीनियर मोमेंटम में, रेखीय संवेग में, और आपके सामने कोणीय संवेग में दिखाना, जो रिलेशन दिखाना पड़े, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। फिर आपके सामने अगर अपन बात करें, जब अपन एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में अगर अपन रिलेशनशिप डिफाइन करें, तो एल इजिकल टू क्या होता है आपके सामने, आई इंटू ओमेगा, क्या बनता है, आई इंटू ओमेगा बनता है, जहां पर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और ए आपके सामने ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो ये दो फॉर्मूले इसके देखने को मिलते हैं आपको अच्छे से बता दिया मैंने। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, कोणीय संरक्षण का नियम, यदि किसी निकाय पर लगने वाला कुल बाह्य बल टॉर्क शून्य है, तो उस निकाय का कुल कोणीय संवेग क्या होगा, आपके सामने जीरो देखने को मिलता है। क्यों, आपके सामने भाई मैंने क्या बताया, एल इजिकल टू आई इंटू ओमेगा है, तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू, अगर आपके सामने ओमेगा की वैल्यू अगर जीरो पुट कर दी जाए, या आपके सामने जो इनर्शिया की वैल्यू अगर जीरो पुट कर दी जाए, तो कुल मिला के आप क्या देखने को मिलेगा भाई, कोणीय संवेग वो जीरो देखने को मिलेगा, क्योंकि किस पर डिपेंड करता है, आई इंटू ओमेगा पर डिपेंड करता है। अब कहां कहां पर आपके सामने ये लागू होते हैं, बर्फ पर नृत्य करने वाला, जब एक स्केटर अपने हाथ को सिकोड़ लेता है, तो क्या होता है, उसको जड़त्व आघूर्ण कम हो जाता है, आई कम हो जाता है, और आपके सामने संवेग को सुरक्षित रखने के लिए उसके लिए ओमेगा बढ़ जाता है। देखो क्या होता है, एल इजिकल टू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। अब आपको क्या करना है, आई इसमें क्या बताया गया, आई क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण, क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण, आई इजिकल टू इनर्शिया, और ये रेडियस पर डिपेंड करता है, आपको पता है, पहले मैंने आपको बताया था। अब इसको अगर कांस्टेंट कर लें, एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट कर लें, तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ओमेगा के, एंगुलर वेलोसिटी के। अब अपन ने क्या कर लिया, रेडियस को, हाथ पहले फैला रखे थे, तो रेडियस क्या थी, ज्यादा थी, क्या थी, रेडियस ज्यादा थी। अब अपने हाथों को अपने पास ले लिया, तो रेडियस कम हो गई, रेडियस कम हो गई तो ओमेगा बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, जब रेडियस कम होती है तो ओमेगा है वो बढ़ जाती है। इसी वजह से जब आप क्या कर रहे हो, कोई भी गोल चक्री पर घूम रहे हो और आपने हाथों को फैला रखा है, तो क्या हो जाएगा, आपकी स्पीड कम होगी, क्यों, रेडियस ज्यादा, हाथ फैला रखे तो रेडियस ज्यादा है ना। और अगर आपने हाथों को अपने पास कर लिया, सिकोड़ लिया, तो आपकी रेडियस कम हो गई, इस वजह से ओमेगा है उसकी क्या हो जाती है, स्पीड है वो बढ़ जाती है। गोताखोर, हवा में कलाबाजी करते समय गोताखोर अपने शरीर को मोड़कर छोटा कर लेते हैं। क्यों, हवा में देखो ना, देखना, जब भी कोई भी गोताखोर जो कोई भी हवा में कलाबाजी करेंगे, स्टंट करेंगे ना, तो अपने शरीर को मोड़ देंगे। क्यों, शरीर को मोड़ देंगे तो रेडियस कम हो जाएगा, वो डिस्टेंस कम हो जाएगा, इस वजह से ओमेगा स्पीड बढ़ जाती है। और कोई भी चीज़ की स्टंट करने के लिए आपको जो ऑप्टिमम स्पीड चाहिए वो आपको मिल जाती है, ऑप्टिमम जो वेग चाहिए वो मिल जाता है। और या फिर आपको जो सर्कुलर मोशन करना चाहते हो उसमें, स्टंट में, उसके लिए जो आपको गति चाहिए वो मिल जाती है। ग्रहों की गति, जब ग्रह सूर्य के पास पहुंचते हैं तो उनकी गति बढ़ जाती है ताकि कोणीय संवेग बना रहे। समझ में आ गया। तो ये सब आपके सामने इसके प्रमुख उदाहरण होते हैं संरक्षण के। चलिए बच्चों, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 3 की तरफ, जिसमें केंद्रीय बल व दोलन से संबंधित प्रश्न है। इसमें मंदित सरल आवक दोलक एवं गति के समीकरण के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें पहला प्रश्न आपके सामने, मंदित सरल आवर्त दोलन डम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या होना था, हार्मोनिक जो ऑसिलेशन होता है उसके बारे में क्या बताएंगे। आदर्श परिस्थितियों में दोलन कभी भी खत्म नहीं होता, लेकिन वास्तविक जीवन में घर्षण और वायु के कारण, प्रतिरोध के कारण दोलन की ऊर्जा धीरे धीरे कम हो जाती है और दोलक रुक जाता है। देखो, अगर अपन जब भी भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं तो उसके अंदर दो सिचुएशन होती हैं। एक होती है आइडियल सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन क्या होती है, आदर्श परिस्थितियां, और एक होती है रियल लाइफ सिचुएशन। जैसे कि आइडियल सिचुएशन क्या होती है, जिसके अंदर क्या सब कुछ एकदम परफेक्ट हो, है ना, लेकिन दुनिया में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है। रियल सिचुएशन में क्या होता है भाई, आइडियल सिचुएशन में क्या होता है, जो फ्रिक्शन होता है ना, घर्षण बल होता है, उसको कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता है। न्यूमेरिकल, जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल को सोल्व करते हो फिजिक्स के अंदर, तो भाई आप ऊपर से पत्थर गिराते हो
तो देखो अब अगर आपने ऊपर से पत्थर गिराया, कागज गिराया, है ना, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम स्पीड से नीचे की तरफ आते हैं। लेकिन वास्तविक जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपके सामने घर्षण देखने को मिलता है। तो यही बात है, जब आप क्या कर रहे हो, अगर आपने झूले को आगे की तरफ धक्का दिया, तो अगर वास्तविक दुनिया में क्या होगा, एक समय के बाद में वो झूलना है वो रुक जाएगा, लेकिन आदर्श सिचुएशन होती है उसमें वो झूलता रहता है। तो यही अगर कोई भी वस्तु है, अगर उसको आपने दोलन करवाना शुरू किया और वो दोलक है आपके सामने, एक समय बाद में रुक जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, डंप्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, डंप्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के नाम से जाना जाता है, मंदित सरल आवर्त दोलक के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। अब किस वजह से, किस घर्षण बल के वजह से या किस मोशन के वजह से ये आपके सामने जो दोलक है वो रुक रहा है, उसी को अपन विस्तार से पढ़ेंगे, वो कैसे होता है। पहले होता है इसका, इस पर तीन का, अगर कोई भी दोलक जब रुक रहा है तो उसके पीछे तीन बल काम करेंगे। पहला बल होता है प्रत्यानंद बल, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स या आपके सामने प्रत्यानंद बल क्या होता है, कोई भी वस्तु पर जब आप बल लगाते हो तो वो, जैसे आपने कोई भी झूले को झुलाया है ना, तो वो आप आगे की तरफ गया और फिर वो पीछे की तरफ आता है, फिर आगे की तरफ जाता है, फिर पीछे की तरफ जाता है। तो आपने तो धक्का आगे की तरफ दिया था, तो वो फिर पीछे की तरफ क्यों आया वो झूला। इसी को जो बल उस झूले को वापस अपनी वास्तविक स्थिति में लाने के लिए मदद करता है, उसी को क्या कहा जाता है, प्रत्यानयन बल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स के नाम से जाना जाता है। जब भी कोई वस्तु को, जब आपने दोलक को, जब भी कोई दोलक है अपनी वास्तविक स्थिति पर आने के लिए आता है, तो उस पर जो बल कार्य करता है उसको प्रत्यानयन बल के नाम से जाना जाता है। इसका फॉर्मूला होता है माइनस के एक्स, माइनस रीस्टोरिंग कोफिशिएंट के नाम से जाना जाता है, एक्स डिस्प्लेसमेंट के नाम से। एक्स विस्थापन है, या आपके सामने प्रत्यानंद कोफिशिएंट के नाम से जो जाना जाता है। अगले वाला बल होता है डंपिंग फोर्स। क्या होता है, डंपिंग फोर्स आपके सामने जो, अब कोई भी दोलक है, आपने उसको झुला दिया, पहली बार वो इतनी आगे तक गया, दूसरी बार आपके सामने यहाँ तक गया, फिर उससे यहाँ तक, फिर यहाँ तक, और अंत में वो अपनी मीडियम वाली पोजीशन पे झूला, वो बीच में आकर रुक गया। तो वो झूला आपके सामने बीच में आकर क्यों रुका, कोई तो ऐसा बल होगा जो क्या कर रहा था, उसको रोकने का काम कर रहा था। तो उसी बल को क्या कहा जाता है, मंदन बल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मंदन बल के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपने झूले को झूला दिया और एक समय के बाद में वो आकर रुक गया, उसी को मंदन बल, उस समय जो बल काम किया वो मंदन बल होता है। और इसका फॉर्मूला होता है माइनस बीवी। क्या होता है, माइनस बीवी। बी होता है यहाँ पर आपके सामने डैम्पिंग कोफिशिएंट, मंदन जो कोफिशिएंट भाई डैम्पिंग कोफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। वी वेलोसिटी, किसके नाम से, वी को वेलोसिटी या वेग के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको, प्रत्यानंद भी समझ में आ गया, मंदन बल भी काम में आ गया। अच्छा, मंदन बल हमेशा आपके सामने जो आपने बल लगाया है किसी भी वस्तु दोलक को आगे बढ़ाने में, उसके विपरीत दिशा में लगेगा। कैसे लगेगा, उसकी एकदम विपरीत दिशा में ये लगता है। अगले वाला बल होता है जड़त्व बल। कौन सा बल, जड़त्व बल, इनर्शिया। जड़त्व बल को क्या बोला जाता है, इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। इसका फॉर्मूला होता है आई इजिकल टू एम ए। क्या होता है, आई इजिकल टू एम ए। ये कोई भी रेखीय हो गया, कोणीय सवेग इसमें लगता है। एम मतलब द्रव्यमान होता है, ए फॉर एक्सीलरेशन होता है, त्वरण और आपके सामने द्रव्यमान के बीच में ये लगता है। जब इसको अपन सोल्व करते हैं तो क्या बनता है भाई, आपके सामने इसकी इक्वेशन बनती है। सबसे पहले अपन क्या लेंगे भाई, जड़त्व बल को लेते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, एम ए होता है। तब इसको सोल्व करेंगे तो मास तो एक कांस्टेंट रहता है, मास तो कहीं पर भी कर लो भाई, आपके सामने हमेशा द्रव्यमान कांस्टेंट रहेगा। ए का क्या बनता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी का स्क्वायर। क्यों, एक्सीलरेशन का क्या आपके सामने डबल डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। तो इसका क्या बनेगा, डी स्क्वायर इंटू डी टी स्क्वायर। तो आपका जो हमारा इनर्शिया का जो फॉर्मूला था आई इजिकल टू एम ए, उसमें जो इसका अगर सोल्व करेंगे तो एम कांस्टेंट रहेगा और ए की जगह डी स्क्वायर अप एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर अपन पुट कर लेते हैं। तो एक बार इनर्शिया लगेगा, फिर मंदत बल लगता है। उसका क्या फॉर्मूला था भाई, अपन ने माइनस बी वी बनाया था मंदन बल का। तो v का क्या, v तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा। और v का क्या बनता है, dx अपॉन में dt बनता है। तो आपके सामने इस तरीके से तीनों बल काम करते हैं। इनर्शिया का फॉर्मूला लगेगा m डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस जो अवमंदन बल है b डी एक्स अपॉन में dt प्लस आपके सामने क्या लगेगा, जो
के एक्स इजिकल टू 0। यह आपके सामने फॉर्मूला बनता है एम डी स्क्वेयर एक्स डी टी स्क्वेयर प्लस बी डी एक्स अपन में डी टी प्लस के एक्स इजिकल टू 0। तीनों के तीनों में माइनस था, माइनस को अपने वैसे ले लिया, भाई क्या ले लिया, आगे ले लिया और इसको 0 की तरफ भेज दिया, तो उसकी वैल्यू भी 0 हो गई है। यहां पर भी मंदक गुणांक है, बी क्या है, मंदन गुणांक है, डंपिंग कोफिशिएंट है, क्या है, डंपिंग कोफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। इस समीकरण को हल करने के लिए हमें आयामों का मान मिलता है। जब अपन इन सबको सोलते हैं तो आपको क्या है, इसको सोल्व करना होता है। इसमें एक फॉर्मूला और होता है कि जब भी कोई चीज़ है आपके सामने, कोई भी वस्तु है, जब वो धीरे धीरे उसका वेग घटता है तो कैसे घटता है, ए टी इजिकल टू A0 ए की पाई माइनस पावर ओमेगा टी, इसका एक और फॉर्मूला बनता है। समझ में आ गया किस टाइम पीरियड के साथ कोई भी वस्तु उसकी स्पीड में, कोई भी दोलक की स्पीड में कैसे कमी आती है। ओमेगा आपके सामने क्या होता है, मंदक गुणांक, टी टाइम देखने को मिलता है। अब डंपिंग जो मंदक होता है वो किस किस प्रकार से, उसका 3 भाग होते हैं। एक होता है अल्प मंदन, अंडर डंप्ड। अंडर डंप्ड क्या होता है, जब दोलन धीरे धीरे रुक जाता है। कोई भी दोलक है, जैसे आपने क्या किया, कोई भी झूले को झूला आगे की तरफ गति दी, वो फिर पीछे धीरे धीरे क्या रहेगा, एक समय के बाद में रुक जाएगा। तो इस प्रकार का जो मंदन होता है उसको अल्प मंदन के नाम से जाना जाता है, अंडर डंप्ड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, अंडर डंप्ड के नाम से जाना जाता है। अल्प मंदन के नाम से हम जानते हैं जब दोलन एक समय के बाद में धीरे धीरे रुक जाता है, उसको अंडर डंप्ड के नाम से जाना जाता है। अति मंदन क्या होता है, ओवर डंप्ड क्या होता है, वस्तु बिना दोलन के धीरे धीरे अपनी मूल स्थिति पर आ जाए, उसको ओवर डंप्ड के नाम से जाना जाता है। ओवर डंप्ड क्या होता है, कोई भी वस्तु है आपके सामने दोलन करते करते धीरे धीरे अपनी मूल स्थिति पर आ जाती है, वो ओवर डंप्ड होता है आपके सामने। क्रांतिक मंदन क्या होता है, वस्तु सबसे कम समय में दोलन किए बिना रुक जाए। जैसे गाड़ी के शॉक ऑब्जर्वर होते हैं। अब शॉक ऑब्जर्वर देखो ऐसे होते हैं, लेकिन आपके सामने क्या होगा, एक समय बाद में वो थोड़ा सा मोशन करेंगे और फिर रुक जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है, क्रिटिकली डंप्ड के नाम से जाना जाता है। सबसे कम समय में आपके सामने दोलक करके रुक जाएं, उसी को क्रिटिकल। जो धीरे धीरे रुकें वो अंडर डंप्ड, और ओवर डंप्ड क्या होते हैं, जो दोलन करके अपनी मूल स्थिति पर वापस आ जाएं। तो ये था आपके सामने मंदित सरल आवर्त गति का दोलक का नियम। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।